नमस्कार। पॉलीमर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूटा हुआ है क्लासिफिकेशन में, और वो है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टैक्टिसिटी। उसको भी आप देखेंगे, साथ ही साथ हम पॉलिएस्टर भी देखेंगे इसमें, और भी जो चीज़ें छूट रही हैं सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले टैक्टिसिटी के अनुसार हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि टैक्टिसिटी होती क्या है। तो अगर हम टैक्टिसिटी की बात करें तो टैक्टिसिटी मीन्स होता है कि लीनियर चेन हो और उस लीनियर चेन में जो साइड ब्रांचिंग्स लगी होती है वो एक्चुअल में ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती हैं। इसलिए टैक्टिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। अगर हम ब्रांचिंग के हिसाब से देखें कि जो मेन लीनियर चेन है उस पर ब्रांचिंग के हिसाब से देखें तो हमने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है: आइसोटैक्टिक पॉलीमर, सिंजियोटैक्टिक पॉलीमर एंड एक और है जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर है। जो तीसरी कैटेगरी इसकी है उसे हम कहते हैं एटैक्टिक। एटैक्टिक पॉलीमर, ये तीसरी कैटेगरी है इसकी, एटैक्टिक पॉलीमर की। ऐसा आइसोटैक्टिक पॉलीमर का मतलब क्या होगा कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे या जितने भी साइड ग्रुप्स होंगे वो क्या होंगे, एक ही साइड में आपको दिखाई देंगे, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम कह सकते हैं भाई कैसे बना सकते हैं फिगर में, तो देखिए ऐसे बनाइए, ऐसे, और सब जो साइड चेन है एक साइड कर लीजिए, ऐसे हो गया ऐसे। तो ये एग्जांपल किसका हो जाएगा भाई? ये एग्जांपल हो जाएगा आपका आइसोटैक्टिक का एग्जांपल हो जाएगा ऐसा, अगर आप ऐसा करते हैं। सिंजियोटैक्टिक का मतलब क्या होगा? सिंजियोटैक्टिक मतलब अल्टरनेट फैशन, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे अल्टरनेट फैशन में अरेंज होंगे। मतलब कहने का है कि अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या होगा भाई? डाउनवर्ड होगा, फिर अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे करने का होगा। तो ऐसे को सिंजियोटैक्टिक। और एटैक्टिक कहने का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो ना हो, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किसी भी ऑर्डर में पैस हैं, यानी रैंडम हो। मतलब अगर 2 ऊपर हैं एक नीचे आ जाए फिर एक ऊपर चला जाए, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हों तो उसको हम कहेंगे एटैक्टिक पॉलीमर। ये इसके बाद अगला जो टॉपिक है उसको हम पॉलिएस्टर के नाम से जानते हैं। पॉलिएस्टर इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो देन नेक्स्ट टॉपिक इज अ पॉलिएस्टर। देख लें सर, तीनों की बनाना होगा आपको, तीनों फिगर बनाने होंगे ऐसे करके। एक बार ऐसा, फिर आप उसके बाद जो होगा सिंजियोटैक्टिक अल्टरनेट फैशन में बना लीजिएगा, और सबसे लास्ट में बिना किसी ऑर्डर के, तो ये बन जाएगा। डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। ऐसा बिगिनिंग में बताया था जब भी पॉलीमर का हम डिफाइन कर रहे थे कि पॉलीमर को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हमको पता होता है कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। Polymers are always macromolecules, but it is not important that all the macromolecules are polymer. मतलब पॉलीमर तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे ही होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल हो वो पॉलीमर ही हो।
ये नेसेसिटी नहीं है। जैसे हम कहेंगे भाई क्या एग्जांपल, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए पॉलीमर का जैसे हमने किया भाई लार्ज साइज में होते ही है। जैसा कोई पॉलीमर देखिए पॉलीथीन है, नायलॉन सभी हम लोग देखा है इन सभी को। लेकिन जैसे क्लोरोफिल भी देखिए C55, S72, O5, N4, Mg मैक्रोमॉलिक्यूल है, लेकिन देखिए कोई पॉलीमर नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें मोनोमर नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मोनोमर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है इसमें, हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम कहेंगे भाई, तो ये मतलब मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर में कभी कंफ्यूज आप ना हो इन दोनों के बारे में, तो ये इसको लिख लीजिए। क्लासिफिकेशन है ओरिजिन के हिसाब से, और नीचे कर दूँ मैं सोर्स ऑफ ओरिजिन। इसके अकॉर्डिंग दो टाइप, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स अकर इन नेचर, यानी ये नेचर में पाए जाएंगे। अब नेचर में पाए जाने वाले पॉलीमर्स को हम जैसे कहाँ कहाँ देखा आपने, जैसे भाई नेचर में पाए जाने वाले जैसे लीव्स की जो पत्तियों का ऊपर की जो सेल वॉल है सेलूलोज की बनी हुई है, ये कह सकते हैं। हम लोग के बॉडीज में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन सब मोनोमर से मिलकर बने, मतलब सब पॉलीमर के एग्जांपल्स हैं। बॉडी के अंदर का डीएनए है, आरएनए है, काइटिन भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब नेचुरल हैं, आपके नेचुरल हैं। हाँ, नेचुरल रबड़ ही भूल गए हम लोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल रबड़ भी उसी में आता है। तो ऐसा कोई भी पॉलीमर, ये नजदीक कर रहे हैं, ऐसा कोई भी पॉलीमर जो नेचर में प्रेजेंट हो, हम उसे नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। ऐसा सेकेंड इज अ सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मतलब मेन मेड, जिसे हम खुद बनाते हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार करके, वो मैन मेड है। सिंथेटिक पॉलीमर की कैटेगरी में आते हैं। पॉलीमर्स पॉलीथीन है, सिंथेटिक रबड़ है, नायलॉन 66 है, पॉलिएस्टर्स हैं, ये सब आपके सिंथेटिक हैं, इसको हमने बनाया है। ऐसे अलग अलग क्लासिफिकेशन है, इसको हम पहली बार देख चुके हैं। रिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है या टॉपिक है, तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं आराम से, क्योंकि बार बार ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, तो आप कहते हैं सर ये टर्म्स का पता ही नहीं हमें पॉलीमर में। तो लीनियर पॉलीमर था, ऐसे करते हैं, देखें। लीनियर पॉलीमर आसान है, इसका मतलब है कि लीनियर चेन के फॉर्म में पाए जाएंगे, लॉन्ग लीनियर चेन। अब ब्रांचिंग नहीं है, तो इसलिए व्हाट इज द क्लोज्ड पैक्ड है, देखिए लिखा हुआ क्लोज्ड पैक्ड, मैं दिखाता भी हूँ। देखिए लिखा है क्लोजली पैक्ड। हाई डेंसिटीज होंगी, डेंसिटी ज़्यादा होंगी इनकी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, बीपी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इनकी होते हैं। तो ये सारी खूबियाँ हैं लीनियर पॉलीमर्स में। लीनियर पॉलीमर की डेंसिटी हाई होती है, यानी वॉल्यूम कम होता है भाई, ये डेंसली प्लेस्ड होंगे ना, काफ़ी एक दूसरे में क्लोजली पैक कह सकते हैं। जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे लिखा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर्स हैं, तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्रॉस लिंक्ड, तो एक तो लीनियर था, दूसरा क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक पॉलीमर,
क्रॉस लिंक में मोनोमर यूनिट्स होंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो मोनोमर यूनिट्स फॉर्म 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, हार्ड होंगे, रिजिड होंगे। क्रॉस लिंक का मतलब ये कि आपस में क्रॉस लिंकिंग पाई जाएगी इसमें ज़्यादा, तो ये क्रॉस लिंक्ड होंगे। और क्रॉस लिंक होने के नाते वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी इनकी। एग्जाम्पल है बेकेलाइट है, जिप्टल है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। थर्मोसेट्स हैं, क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेट होंगे, ये भी बात ध्यान में रखने वाली बात है। तीसरी कैटेगरी ब्रांच चेन है, दोनों के बीच का लगभग है प्रॉपर्टीज में। मोनोमर लॉन्ग चेन्स होंगे, सम ब्रांच भी पाए जाएंगे, कुछ ब्रांचें भी पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ब्रांच्ड हैं। लो डेंसिटी है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन्स हैं, सॉफ्ट नेचर के हैं थोड़े, बस। लिख लें इसे ठीक से। एग्जाम्पल जरूर से लिखिएगा। ये क्लासिफिकेशंस के अलग अलग मोड हैं, अलग अलग बेसिस हैं। अगला, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, किस तरह का पॉलीमराइजेशन उस पॉलीमर को बनाने के लिए हुआ है, इसके बेसिस पर। दो तरह के, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन, ये दो तरीके होंगे। एडिशन में होमो पॉलीमर एंड को पॉलीमर, एडिशन में दो टाइप हो जाएंगे। तो एडिशन में सभी जान रहे हैं कि जो मोनोमेरिक यूनिट होती है डेट इज अनसेचुरेटेड इन नेचर में होगी, डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, तभी एडिशन पॉलीमराइजेशन संभव है। एक्चुअली जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक करता होगा और इसके ब्रेकिंग से दोनों कार्बन पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उस वैकेंसी के कारण ही क्या होता है कि अगला इनकमिंग ग्रुप जो है या मोनोमर जो है इस मोनोमर से जुड़ पाएगा, ऐसा। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड का होना बहुत ही ज़रूरी है एडिशन पॉलीमर्स में। ओके, अब एडिशन पॉलीमर्स में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, पॉलीथीन है जहाँ पर कुछ बाहर ना निकला हो और बस क्या हुआ हो, डबल बॉन्ड डिलीट हुआ हो, सिग्मा रे पाई बॉन्ड का डिलीशन हुआ है। इसको फिर से फर्दर क्लासीफाई कर रखा है दो पार्ट में, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। मैं और नजदीक कर दूं जिससे आप आराम से देख सकें। ये इम्पॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है।
होमो आपने देखा, एग्जाम्पल पॉलीथीन का दिया गया है। कोपॉलीमर, कोपॉलीमर में भी शिफ्टिंग होगी डबल बॉन्ड की और अनसैचुरेटेड कंपाउंड फिर होगा, लेकिन इस बार जो मोनोमर यूनिट है ये 2 या 2 से ज़्यादा होगी ऐसा। तो इसलिए कोपॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है। जैसे ब्यूटाडाइन स्टाइरिन के साथ रिएक्शन करें, SBr बना ले, तो ये भी एग्जाम्पल है। इसको हम आगे भी देखेंगे जब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक रबड़। तो ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन आगे लिखिए, SBr स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर प्रोडक्ट में आ जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट कैटेगरी है एडिशन पॉलीमर, देन कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जो अगली सेकेंड कैटेगरी है डेट इज, अगर आपने वहाँ A लिखा तो यहाँ B लिखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर। मैं इंडिकेट भी करता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये SBr वाला एग्जाम्पल, गुनास। कंडेंसेशन का डेफिनेशन लिखा है, द यहाँ पे द पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विद द elimination of small molecules such as water, alcohol, HCl, etc. Water, alcohol, HCl हो सकते हैं, are known as condensation polymers. ये condensation polymers कहलाएंगे। एग्जाम्पल है पॉलिएस्टर, example is a polyester. सभी लोग पॉलिएस्टर लिखे, पहले देखे नहीं, पहले खुद से बनाना सीखे। पॉलिएस्टर लोग बनाना सीख चुके हैं, खुद से रिएक्शन लिखे, इसलिए मैंने हाफ पोर्शन रिएक्शन दिखा रहा हूँ। पहले खुद से लिखेंगे फिर मैं हेल्प करूँगा। पॉलिएस्टर का एग्जाम्पल सभी लोग लिखें कॉपी पे, फिर मैच करिएगा। पहले लिख लीजिए सारे लोग। अब पूरा देख लीजिए। पॉलिएस्टर ट्रेड नेम डेक्रॉन है, टेरिलीन है। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। 4 कैटेगरी है इसमें, एक एक करके देखेंगे इसे। पहले नोट कर लीजिए पर।
लिख लिया, इलास्टोमेर पे लिखिएगा। These are rubber like solid polymers in which the polymer chains are held together by weakest intermolecular forces। ये इलास्टोमियस है। वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पाए जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं वैसे। अच्छा, फाइबर से पाया जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, इलास्टोमियस में नहीं है। तो इलास्टोमियस के एग्जांपल जितने भी आप सिंथेटिक रबड़ जानते हो सब हैं आपके इलास्टोमियस। तो नेचुरल रबड़ में इलास्टिसिटी कम होती है क्योंकि वेल्कनाइजेशन नहीं होता है। तो हम एग्जांपल सिंथेटिक रबर का देते हैं, जैसे बूना एस और बूना एन दे सकते हैं। क्लोरोप्रीन भी हो सकता है। इन दोनों के अलावा क्लोरोप्रीन भी इसका अच्छा एग्जांपल है इलास्टोमियर का। आगे होगा कंप्लीट कर लें। एक्चुअली पॉलीमर जो है समझना बहुत जरूरी है। पॉलीमर को बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते हैं, आसान है तो समझना ज़्यादा ये है। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, क्लासिफिकेशन अच्छे से देखिएगा। फाइबर्स हो गया। फाइबर्स बिलोंग टू अ क्लास ऑफ पॉलीमर which are thread like and can be woven into fabrics. These are widely used for making cloths, nets, ropes, etc. Fibers having tensile strength because the chain possesses strong लिखा है, strong intermolecular forces such as hydrogen bonding. They are crystalline in nature, having same melting point, sharp melting point. और कोई फाइबर का नाम दे दीजिए, नायलॉन 6 से नायलॉन 610, पॉलिएस्टर्स, टेरिकॉट, सब है। Thermoplastics. Linear polymer having weak van der Waals forces acting in the various chains.
थर्मोप्लास्टिक्स वैसे भी रीसेप्ड हम इसे कर सकते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, हीटिंग का प्रभाव पड़ता है इनके ऊपर, तो लीनियर पॉलीमर्स हैं। तो थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल हमने पहले देखा है, पॉलीथीन से लेकर के ये आपका टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपाइलीन, PMMA, और कौन सा कोई था, और पॉलीएस्टिलीन, तो ये सारे आपके हो जाएंगे। तो ये आप इसे लिख सकते हैं थर्मोप्लास्टिक करके। एक और है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, नोट कर लीजिए एक बार। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स चौथी कैटेगरी है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स ऐसे प्लास्टिक हैं जिससे आप रीमोल्डिंग नहीं कर सकते हैं, तो अगर एक बार जो बन गया तो बन गया, ऐसा हो सकता है। यानी हीट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा हीट करके टूट जाएगा, आप इसे रीसेप नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बेकेलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आप कहते हो, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो ये सब इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। लिख लीजिए नीचे का। Thermosetting plastics, when heated, they become hard due to cross-linking between polymer chains, three-dimensional in nature. तो हमको लग रहा है सबने लिख लिया होगा। ओके, ये हो गया है। मुझे यहाँ पे बैकलाइट का यूजेस है, उसे भी देख लिया सर। लिख लीजिए पहले बैकलाइट का यूजेस। लेक्योर्स का मतलब पारदर्शी पेंट। नोट कर लिया होगा आपने, बोल देता हूँ। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस एक्सेट्रा,
Soft bakelite with low degree of polymerization is called as binding glue for laminated wooden plants in varnishes and lacquers. इस lacquers का हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है पारदर्शी पेंट। तो पारदर्शी पेंट में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेकेलाइट का यूजेस हैं इसके, किस तरीके से हम बेकेलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। Then okay, thank you.